Hello students, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 16. The name of the chapter is Science and Serendipity, मतलब विज्ञान और सौभाग्य या इस नसीब, ठीक है, या आकस्मिक खोज, कुछ भी आप इसका टाइटल आप कह सकते हैं। अब सेरेंडिपिटी क्यों कहा गया, इस चैप्टर का टाइटल दिया गया, वो अभी इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर द स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आई वांट टू से समथिंग अबाउट द होल स्टोरी इन हिंदी। ओके, इस कहानी का सारांश ये है कि एंटोनी वैन लीवेनहॉक एक डच व्यापारी थे जिन्होंने अपने खाली समय में माइक्रोस्कोप बनाना और जीव विज्ञान की खोज करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों की खोज शामिल है। लीवेनहॉक की खोजों ने रॉयल सोसाइटी का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें अपने निष्कर्षों के बारे में पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, जिज्ञासा और धैर्य। लीवेनहॉक की कहानी हमें जिज्ञासा और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने अपने खाली समय में माइक्रोस्कोप बनाना और जीव विज्ञान की खोज करना शुरू किया और अपने खोजों में धैर्य और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़े। सेकंड, अनियोजित खोज। लीवेनहॉक की कहानी हमें अनियोजित खोज के महत्व को भी दर्शाती है। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से कई महत्वपूर्ण खोजें की जो उन्होंने पहले से नहीं सोची थी, आकस्मिक हो गई। थर्ड, निरंतर प्रयास। लीवेनहॉक की कहानी हमें निरंतर प्रयास के महत्व को भी दर्शाती है। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से कई वर्षों तक खोज की और अपने निष्कर्षों को रॉयल सोसाइटी के साथ साझा किया है। नेक्स्ट, फोर्थ, विज्ञान में सहयोग। लीवेनहॉक की कहानी हमें विज्ञान में सहयोग के महत्व को भी दर्शाती है और उन्होंने अपने निष्कर्षों को रॉयल सोसाइटी के साथ साझा किया और उनके साथ सहयोग किया। तो होपफुली आपको मेरी ये बातें इस स्टोरी को समझने में मदद मिली होगी। अब बाकी पूरी डिटेल्स आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट हियर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। ओके, व्हाट डू यू कॉल एन अनप्लान्ड बट यूजफुल डिस्कवरी। यहाँ बोल रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे जिसमें आपने कोई भी प्लान नहीं किया लेकिन यूज़फुल डिस्कवरी हो जाती है, यानी उपयोगी खोज हो जाती है। आप अनियोजित लेकिन उपयोगी खोज को क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, यू मे कॉल इट सेरेंडिपिटी। आप इसे संयोग कह सकते हैं या अनियोजित खोज कह सकते हैं, यानी ऐसी खोज जिसके बारे में आपने कोई योजना भी नहीं बनाई लेकिन वो आकस्मिक तरीके से हो गई। ओके, द टर्म हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेवरल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एज वेल। इस शब्द का इस्तेमाल कई खोजों और आविष्कारों के लिए भी किया गया। फ्रॉम माइक्रोब्स टू द माइक्रोव, फ्रॉम एक्सरे टू वेलक्रो एंड फ्रॉम पेंसिलिन टू प्ले डो। Many of these are a result of happy accident। सूक्ष्म जीवों से लेकर माइक्रोवेव तक, एक्सरे से लेकर वेलक्रो तक और पेंसिलिन से लेकर प्ले डो तक, इनमें से कई सुखद संयोग का परिणाम है। एंटोनी वैन लीवेनहॉक कंसिडर द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी लीवेनहॉक को माइक्रोलॉजी का पिता जो है कंसिडर करते हैं, यानी माना जाता है, ठीक है, एंटोनी वैन लीवेनहॉक को। ओके, डिड नॉट सेट आउट टू डिस्कवर द अननोन वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डार्किन्स as he called them in the Dutch when he first saw the under his microscope। जब पहली बार आपने माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा था तो उन्होंने उसकी अज्ञात दुनिया की खोज करने का लक्ष्य नहीं रखा था। ओके, इन फैक्ट लीवेनहॉक वॉज नॉट अ साइंटिस्ट। वास्तव में लीवेनहॉक कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ही वॉज क्वाइट एन अनलाइकली पर्सन टू मेक एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी। वे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करने वाले व्यक्ति नहीं थे। बॉर्न इन डेल्फ्ट हॉलैंड इन 1632 टू अ फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। 1632 ईस्वी में हॉलैंड के डेल्फ्ट में एक व्यापारी परिवार में जन्मे। लीवेनहॉक नाइदर हैड वेल्थ नॉर अ कॉलेज एजुकेशन।
लिविन हॉक के पास ना तो धन था और ना ही कॉलेज की शिक्षा, बट ही एंडेड अप मेकिंग सम ऑफ द मोस्ट पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन बायोलॉजी। लेकिन उन्होंने जीव विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण खोज की, इंक्लूडिंग दैट ऑफ बैक्टीरिया, जिनमें बैक्टीरिया की खोज भी शामिल है। ही स्टडीड एंड described for the first time the unknown but teeming world of microorganisms or microbes. It is said that there are more microbes in the human body that there are stars in the Milky Way. उन्होंने पहली बार सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स की अज्ञात लेकिन भरी हुई दुनिया का अध्ययन और वर्णन किया। ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर में जितने सूक्ष्म जीव हैं उनसे कहीं ज़्यादा आकाशगंगा में तारे हैं। हैविंग लॉस्ट हिज फादर एट अ यंग एज, छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो देने के बाद लिविंग हॉक लेफ्ट स्कूल एट 16 टू बिकम एन अप्रेंटिस एट अ ड्रेपर्स स्टोर इन एम्स्टर्डम। लिविंग हॉक ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और एम्स्टर्डम में एक ड्रेपर की दुकान में प्रशिक्षु बन गए। ही रिटर्न टू डेल्फ आफ्टर 5 years, वे 5 साल के बाद डेल्फ लौट आए एंड सेट अप हिज ओन ड्रेपर शॉप, और उन्हें अपना खुद का जो है ड्रेपर शॉप खोल दिया। वाइल रनिंग द स्टोर ही फाउंड ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड्स। जब वो स्टोर से लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके पास काफ़ी समय में बचा होता है। ब्लेस्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स, डिलीजेंस एंड क्यूरियोसिटी, लिविंग हॉक यूज्ड हिज टाइम टू स्टडी द थिंग्स अराउंड हिम। असाधारण कौशल, परिश्रम और जिज्ञासा से संपन्न लिविंग हॉक ने अपने समय का उपयोग अपने आसपास की चीज़ों का अध्ययन करने के लिए किया। ही लर्न टू ग्राइंड लेंसेस, उन्होंने लेंस के आकार देने के बारे में सीखा। एंड मेड सिंपल सिंगल लेंस, और सिंगल लेंस को बनाने के बारे में सीखा जो कि माइक्रोब्स में यूज़ होते थे। एट दिस टाइम साइंटिस्ट लाइक रॉबर्ट हुक वर ऑलरेडी यूजिंग कंपाउंड माइक्रोब्स with multiple lenses to make important discoveries like that of the living cells. इस समय रॉबर्ट हुक जैसे वैज्ञानिक पहले से ही जीवित कोशिकाओं जैसे महत्वपूर्ण खोज करने के लिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी कई लेंसों के साथ का उपयोग कर रहे थे। मतलब यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक थे इससे पहले, यानी इनके आविष्कार करने से पहले ही ये माइक्रोब्स बना चुके थे जिसमें मल्टीपल लेंस का यूज़ किया जाता था। ओके, एट अ टाइम व्हेन कंपाउंड माइक्रोब्स वर ऑलरेडी इन द यूज़, ऐसे समय में जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पहले से ही प्रयोग में थे। व्हाट मेड लिविंग हॉक सिंपल माइक्रोब्स स्टैंड आउट, लिविंग हॉक का सरल सूक्ष्मदर्शी किस कारण से अलग था। द अर्ली कंपाउंड माइक्रोब्स मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स दैट इज मेड देम अपीयर लार्जर 20 to 30 times। अब जो इन्होंने अपना लेंस जो बनाया था रॉबर्ट हुक, उनकी ये क्षमता थी कि किसी भी सूक्ष्म चीज़ को वो 20 से 30 टाइम्स जो है बड़ा करके दिखाते थे। ओके, लिविंग हॉक्स स्किलफुल ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेज, हिज पेशेंस एंड यूज ऑफ प्रॉपर लाइटनिंग मेड हिज सिंपल माइक्रोब सो एफिशिएंट दे मेड मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स मोर देन 200 टाइम्स। अब लिविंग हॉक की जो माइक्रोब्स बने उसमें क्या विशेषता थी, इनकी विशेषता ये थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ये 200 गुना यानी 200 टाइम्स जो है ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट्स को ये बड़ा करके दिखाते थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। रॉबर्ट हुक से बहुत ही बेहतरीन इनका ये माइक्रोब्स था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, लिविंग हॉक सिंपल माइक्रोब्स गिव बेटर इमेजेस दैट हुक्स कंपाउंड माइक्रोब्स। रॉबर्ट हुक के अनुसार लिविंग हॉक का सरल सूक्ष्मदर्शी हुक के यौगिक सूक्ष्मदर्शी से बेहतर छवियाँ देते थे। मतलब अच्छी तरीके से इसमें जो इमेज बन करके आती थी। लिविंग हॉक ने जो ये नया इन्वेंशन किया था, नया इजाद किया था। ओके, टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट। आप यहाँ पर ये आप इनकी सूक्ष्मदर्शी को आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में। अब इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। अ वेरी सिंपल डिवाइस, ये बहुत ही साधारण डिवाइस थी।
ओके। एक साधारण सी डिवाइस दिखने वाली डिवाइस थी जो कि देखने से ही क्लियर होता है आपको। लिविंग हॉक्स माइक्रोब्स यूज्ड अ सिंगल लेंस। लिविंग हॉक का जो ये माइक्रोस्कोप था वो सिंगल लेंस यूज़ करता था अपने साथ, आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिटेड इन अ टाइनी होल इन अ ब्रास प्लेट, जो कि ब्रास प्लेट के साथ ये फिट होता था, एक टाइनी होल। यहाँ पर देखिए छोटा सा होल आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। विच मेड अप द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि बॉडी के इंस्ट्रूमेंट को बनाता था। देयर वॉज अ नीडल इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इसके फ्रंट में एक लेंस का नीडल था, सुई जैसा एक छोटा सा छेद। ऑन विच द ऑब्जेक्ट टू बी स्टडीड वॉज प्लेस्ड, जहाँ पर ऑब्जेक्ट मध्य में रखा जाता था। द माइक्रोब्स विच वॉज 3 to 4 इंचेस लॉन्ग, माइक्रोस्कोप जो 3 से 4 इंच लंबा था। had to be held close to the eye and focused by turning two screws. Apart from good lighting, a lot of patience was needed to use this microscope. अब ये माइक्रोस्कोप जो 3 से 4 इंच लंबा था, आँख के करीब रखा जाया जाता था, जो 2 स्क्रू को घुमाकर फोकस करना पड़ता था। अच्छी रोशनी के अलावा इस माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए बहुत ही धैर्य यानी धैर्यता आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए की आवश्यकता होती थी इसको यूज़ करने के लिए। तो होपफुली आपको इनका बनाया हुआ ये माइक्रोस्कोप का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। लिविंग हॉक फोकस इज माइक्रोस्कोप ऑन एनीथिंग दैट कुड बी प्लेस्ड अंडर इट, द स्टिंग ऑफ बीज, द लेग्स ऑफ हाउस एंड इवन हिज ओन स्किन। लिविंग हॉक ने अपने माइक्रोस्कोप को किसी भी चीज़ पर केंद्रित किया जिसे उसके नीचे रखा जा सकता था, जैसे मधुमक्खी का डंक, जू के पैर और यहाँ तक कि अपनी त्वचा भी। ही नॉट ओनली टुक ग्रेट केयर ऑफ द डिस्क्राइब देम एक्यूरेटली, ही ऑल्सो हैड एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ द टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट ही वॉज ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग। उन्होंने न केवल उनका सटीक वर्णन करने का बहुत ध्यान रखा, बल्कि उन्होंने उन छोटे जीवों को चित्रित करने के लिए एक कलाकार को भी काम पर रखा जिन्हें वे देख रहे थे और उनका वर्णन कर रहे थे। वंस कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फाइंडिंग्स, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स रेनियर डी ग्राफ, अ प्रोमिनेंट डच फिजिशियन, टू लुक थ्रू हिज माइक्रोस्कोप। अपने निष्कर्षों के बारे में आश्वस्त होने के बाद उन्होंने अपने मित्र रेनियर डी ग्राफ, जो एक प्रमुख डच चिकित्सक थे, को अपने माइक्रोस्कोप से देखने के लिए आमंत्रित किया। Mr. D. Graff was astonished by what he saw and immediately wrote to the newly set up Royal Society of London and Academy of the world's most eminent scientists to request Leeuwenhoek to write to them about his findings. अब डी ग्राफ क्या देखते हैं, वो बहुत चकित हो रह जाते हैं उनकी बनाई हुई चीज़ों को देख करके, और उन्होंने तुरंत लंदन की स्थापित रॉयल सोसाइटी को लिखा, एक पत्र लिखा जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक एकेडमी थी। लिविंग हॉक से अनुरोध किया कि वे अपने निष्कर्षों के बारे में लिखें। At their request, Leeuwenhoek wrote to the Royal Society in 1673 describing his study of the sting of bees. उनके अनुरोध पर लिविंग हॉक ने 1673 में रॉयल सोसाइटी को मधुमक्खियों को डंक के अपने अध्ययन का वर्णन करते हुए पत्र लिखा। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ सेवरल लेटर्स दैट ही वुड राइट टू द सोसाइटी। यह उन कई पत्रों की सूची थी जो उन्होंने सोसाइटी को लिखे थे। डिस्क्राइबिंग हिज ऑब्जर्वेशन इन द डच एज ही डिड नॉट नो इंग्लिश। डच में क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वर astounded by the details Leeuwenhoek revealed in his letter. सोसाइटी ने उनके अधिकांश पत्रों का अनुवाद, सोसाइटी के सदस्य लिविंगहॉक द्वारा उनके पत्रों में बताए गए विवरणों से चकित थे। द सोसाइटी ट्रांसलेटेड एंड पब्लिश्ड मोस्ट ऑफ हिज लेटर्स इन देयर जर्नल फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल सोसाइटी। सोसाइटी ने उनके अधिकांश पत्रों का अनुवाद करके उन्हें अपनी पत्रिका फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित किया। वन ऑफ दीज लेटर डेटेड 17 September 1674 क्रिएटेड अ स्टिर एट द सोसाइटी एंड इवन लेड इट्स मेंबर टू डिसबिलीव लिविंगहॉक्स क्लेम।
7 सितंबर 1674 को लिखे गए इन पत्रों में से एक ने सोसाइटी में हलचल मचा दी। अब क्या हलचल मचा दी, और यहाँ तक कि उनके सदस्यों को लिविंग हॉक के दावों पर अविश्वास करने का मौका भी दिया। इन द लेटर लिविंग हॉक्स डिस्क्राइब्ड हिज स्टडी ऑफ वाटर फ्रॉम एन इनलैंड लेक विच वॉज अबंडिंग in fish. He went on to describe in details and organisms later identified as the microscopic, so small as to be visible only with a microscope. Aquatic plant Cyphorogera, Sporogyr. पत्र में लिविंग हॉक ने एक अंतर देशीय झील के पानी के अपने अध्ययन का वर्णन किया जिसमें मछलियां बहुतायत में थी, बहुत ज़्यादा संख्या में मछलियां थीं। उन्होंने विस्तार से एक वर्णन किया जिसके बाद सूक्ष्मदर्शी के रूप में पहचाना गया, जो इतना छोटा था कि केवल इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था और या किसी को दिखाई देता था। ठीक है, जलीय पौधा क्या था? स्प्रेगिर था। ये जलीय पौधा कौन था? स्प्रेगिर था, जो कि बहुत ही छोटा था, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। ओके, टर्न योर पेज नंबर 131. In his letter, Leeuwenhoek referred to the microbes as darkins or darted gens, which is Dutch for small animals. अपने पत्रों में लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों को डार्किन्स या डार्टगिन्स के रूप में संदर्भित किया। It was translated into English as animalcules, tiny animals. इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, क्या अनुवाद हुआ इसका? छोटे जानवर। ठीक है, टाइनी एनिमल्स, छोटे जानवर। ही रोट अबाउट ऑब्जर्विंग ऑफ प्रोलिफेरेशन ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड डिस्क्राइब्ड देम एज इनक्रेडिबल स्मॉल, नहीं सो स्मॉल इन माई साइट दैट आई जज्ड दैट इवन ऑफ 100 ऑफ दीज वर वी टाइनी एनिमल्स ले stretched out one against another. They could not reach the length of a grain of coarse sand, and if this be true, then 100,000 of these living creatures could scarce equally the bulk of coarse grain of sand. इसका अंग्रेजी में अनुवाद एनिमल क्यूल्स, छोटे जानवर के रूप में किया गया। उन्होंने छोटे जानवरों की बढ़ती संख्या के बारे में लिखा और उन्हें अविश्वसनीय रूप से छोटा, बल्कि इतना छोटा मेरी दृष्टि में कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता। अगर इनमें से 100 से बहुत छोटे हों जानवर एक दूसरे के खिलाफ फैले हुए भी थे, तो वे मोटे रेत के दाने की लंबाई तक नहीं पहुंच सकते। और अगर ये सच है तो इन जीवित प्राणियों के 10 लाख शायद ही रेत के मोटे दाने के बराबर हो सकते हैं। लीवेनहॉक वॉज कैप्टिवेटेड बाई हिज एनिमल्क्यूल्स। लीवेनहॉक अपने पशु जीवों से मोहित हो गए। अमंग ऑल द मार्वलस दैट आई हैव डिस्कवर्ड इन नेचर, उन्होंने लिखा, मैंने प्रकृति में जितने भी चमत्कार खोजे हैं उनमें से ये सबसे अद्भुत है। ही रोट दीज आर द मोस्ट मार्वलस ऑफ ऑल, मतलब उन्होंने जितनी भी खोजें की हैं, चाहे जाने में जो भी उन्होंने खोज की, उनमें से इनको लगा ये सबसे हमारा क्या है, सबसे अद्भुत आविष्कार है। द मेंबर्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी हाउएवर वर नॉट सो इम्प्रेस्ड, लेकिन हालांकि रॉयल सोसाइटी के सदस्य इतने प्रभावित नहीं हुए। दे आस्क्ड हिम फॉर वन ऑफ हिज माइक्रोस्कोप सो दे कुड वेरीफाई हिज फाइंडिंग्स, उन्होंने उनमें से उनके एक माइक्रोस्कोप के लिए कहा ताकि वे उनके निष्कर्षों की पुष्टि कर सकें। But here Leeuwenhoek stood firm and jealously guarded the hundreds of microbes he had made. लेकिन यहाँ लीवेनहॉक दृढ़ रहे और उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सैकड़ों माइक्रोस्कोप की ईर्ष्यापूर्वक रक्षा की। He continued to study water collected from different sources. उन्होंने विभिन्न स्रोत से एकत्र किए गए पानी का अध्ययन जारी रखा। He wanted to know where so many of these small animals came from, और he wanted to know, और वो जानना चाहते थे कि where so many of these small animals, कि ये इतने छोटे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ से आए हैं। why they were of so many sizes, ये इतने साइज़ में क्यों हैं। and moved in diverse ways, and finally how to classify them, अब फिर उन्होंने कहा कि इसको हम किस तरीके से क्लासीफाई करें।
In 1675 he collected some rainwater in a new porcelain dish. 1675 में उन्होंने एक नए चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ वर्षा जल एकत्र किए, विच हैड नेवर बीन यूज्ड बिफोर, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया. ही फाउंड नो लिविंग क्रिएचर एट ऑल इन इट, और इनमें उन्होंने कोई भी लिविंग क्रिएचर मतलब जीवित प्राणी उन्हें नहीं मिला. लिविंग हॉक देन कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ न्यू अर्थन पॉट एंड लेट इट स्टैंड फॉर अ फ्यू डेज. फिर लिविंग हॉक ने एक नए मिट्टी के बर्तन में कुछ वर्षों तक जल एकत्रित किया और उसे कुछ दिनों तक रखा. ऑब्जर्विंग अ ड्रॉप ऑफ दिस वाटर विथ हिज माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप से इस पानी की जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस पानी को ऑब्जर्व किया. ही फाउंड द टाइनी एनिमल्स अगेन, फिर उन्होंने इस पानी में देखा कि छोटे छोटे एनिमल्स दिख रहे हैं. ओके, ही हैड बीन वॉन्डरिंग इफ द लिटिल एनिमल्स फेल फ्रॉम द स्काई विद द रेन. अब वो आश्चर्यचकित थे कि यदि ये जो लिटिल एनिमल्स है, छोटे छोटे फेल फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से आते हैं, विद द रेन के माध्यम से. बट दिस ऑब्जर्वेशन रिजॉल्व हिज डाउट, लेकिन उनका ये जो ऑब्जर्वेशन था उनको डाउट में पैदा कर दिया, संदेह में भर दिया. लिविंग हॉक वॉज मेटिक्यूलस हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड इनइक्विटीज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम. उन्होंने रॉबर्ट हुक को लिखा. लिविंग हॉक वॉज मेटिकुलस इन हिज एक्सपीरियंस एंड इंक्विजिटिव अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, येट ही फाउंड दैट मोस्ट पीपल्स अराउंड हिम फाउंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव हिज वर्ड्स. अब लोगों को इनके शब्द पर विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरीके से ये टाइनी छोटे छोटे जो है इनको एनिमल्स दिख रहे थे उस पानी में. ही रोट टू रॉबर्ट हुक, उन्होंने रॉबर्ट हुक को पत्र लिखा. आई सफ़र मेनी कंट्रोडिक्शन, मैं बहुत सारे कंट्रोडिक्शन से सफ़र कर रहा हूँ. एंड ऑफ टाइम हियर इट सेट दैट आई डू बट टेल फेयरी टेल्स अबाउट द लिटिल एनिमल्स. उन्होंने रॉबर्ट हुक को लिखा कि मैं कई विरोधाभासी से पीड़ित हूँ और अक्सर ये कहते हुए सुनता हूँ कि मैं छोटे जानवरों के बारे में परियों की कहानी सुनाता हूँ. इस संबंध में लिविंग हॉक की विश्वसनीयता स्थापित करने में हुक का महत्वपूर्ण योग था. हुक वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग लिविंग हॉक's credibility in this regard. He was finally able to see the little animals. वह अंततः अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से छोटे जानवरों को देखने में सक्षम थे. थ्रू हिज ओन माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से. एंड शोड इट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी, और उन्होंने इसको रॉयल्स मेंबर के दूसरे सोसाइटी के लोगों को भी दिखाया. टिल ही डाइड इन 1723, 1723 में आपकी मृत्यु हो गई. तब तक लिविंग हॉक कंटिन्यूड टू लुक थ्रू हिज माइक्रोस्कोप. 1723 में अपनी मृत्यु तक लिविंग हॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, ठीक है, एंड डिस्कवर अदर वॉन्डर्स अराउंड हिम, अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अपने आसपास अन्य आश्चर्यों की खोज करते रहे. मतलब जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक ये इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से वो डिस्कवर, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कवर करते रहे. तो होपफुली आपको ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी. यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. ओके, आज के लिए